हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए सेशन के अंदर। और यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन, ओबेसिटी, मीनिंग, काजेस एंड प्रिवेंशन, जो कि हमारा टॉपिक है 3.3 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। जो भी बच्चे हमारे बीएड कर रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से, ठीक है, या फिर डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंडर आता है, वहाँ से अगर बच्चे बीएड कर रहे हैं तो उनके करिकुलम के अंदर एक टॉपिक है, ठीक है, जिसमें है कि कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हमारी आती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियाँ। तो आप क्या करोगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स की डेफिनेशन दोगे, ठीक है, कि हेल्थ प्रॉब्लम होता क्या है। तो एन अबनॉर्मल और फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल अनबैलेंस स्टेट ऑफ बॉडी, तो उसी को हम क्या बोल देंगे कि वो हेल्थ प्रॉब्लम है। मतलब कि शारीरिक रूप से हो सकती है, ठीक है, या फिर साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक रूप से, या फिर अनबैलेंस स्टेट ऑफ बॉडी, मतलब जो हमारी बॉडी है, शरीर है, वो एकदम बैलेंस्ड नहीं रहता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम। या फिर अबनॉर्मेलिटीज आना हमारी हेल्थ के अंडर या हमारी शारीरिक रूप से, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे क्या है वो, हेल्थ प्रॉब्लम। कहते हैं कि अनबैलेंस स्टेट ऑफ बॉडी ड्यू टू इलनेस, सिकनेस या अनवेलनेस, ठीक है, आप ठीक नहीं फील कर रहे हो, बीमारी से हो सकता है, या इम्पेयरमेंट, मतलब जो नॉर्मल फंक्शनिंग है हमारे बॉडी पार्ट्स की वो सही से नहीं हो रही है, और ये अफेक्ट कर सकता है किसी एक पर्टिकुलर यानी किसी एक विशेष अंग को या पूरे शरीर को जो है इंडिविजुअल के, उसको ये प्रभावी या अफेक्ट डाल सकता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम। अब कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ठीक है, जो सामान्य हमें देखने को मिलती हैं, तो जैसे डायबिटीज़ हो गया, कैंसर, ये तो आपने थोड़े आप नाम लिख दोगे, इससे आपका अच्छा आंसर लग जाएगा, ठीक है। डेंटल प्रॉब्लम, अस्थमा, किडनी डिजीज़ हो गया, फ्लू हो गया, HIV एड्स हो गया, सब्सटेंस का यूज़ करना, इससे भी बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं। स्ट्रोक हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, पेन, इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह हो जाना, एंड स्ट्रेस भी लिख सकते हो आप, ठीक है, और डिप्रेशन हो गया, ठीक है, तो वो सारे के सारे हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स में। उसके बाद आ जाएगा हमारा पहला जो कि है स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, यानी तनाव। क्या होता है स्ट्रेस, तनाव। तो इसका अर्थ, कारक और कैसे इसको रोक सकते हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप मीनिंग लिखोगे छोटा सा, ठीक है, कि होता क्या है, स्ट्रेस क्या होता है। तो कहता है कि इट रेफर्स टू अवर बॉडी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल रिएक्शन, कि हमारे शरीर के यानी शारीरिक रूप से हो सकते हैं, ठीक है, भावनात्मक रूप से हो सकते हैं, या मानसिक रूप से रिएक्शंस जो होते हैं किसको, कुछ इवेंट्स को, जैसे इवेंट्स दैट फ्राइटन, इरिटेट, कन्फ्यूज, इंडेंजर और एक्साइट, मतलब जो कि हमें क्या कर सकते हैं, जैसे आप कभी कभी जाते हो, एकदम से आपके सामने कोई आ गया तो आप डर गए, तो क्या हो गया, वहाँ पे भी स्ट्रेस, यानी आप शारीरिक रूप से भी हो सकते हो, मानसिक रूप से भी जो है वो तनाव फील कर सकते हो। इरिटेट कर सकता है, कन्फ्यूज या फिर इंडेंजर्ड, मतलब हमें ऐसे लगता है कि अभी हम खतरे में हैं, या फिर हमें एक्साइट कर सकते हैं, तो उन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस, ठीक है। अब दो डेफिनेशन दिए हैं यहाँ पे, आपको अच्छे से करनी है क्योंकि मार्क्स लाने हैं, तो ये तो आपको लिखनी पड़ेंगी जो पर्टिकुलर स्कॉलर्स के द्वारा डेफिनेशंस दी जाती हैं। जैसे तनाव इन्होंने बोला एक स्टेट है किसकी, स्ट्रेन की, ठीक है, शारीरिक रूप से हो सकता है या फिर मनोवैज्ञानिक रूप से हो सकता है, तो ये वुडवर्थ ने डेफिनेशन दी थी, तो ये आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है रूबिनस्टेन की डेफिनेशन है, इन्होंने कहा कि स्ट्रेस इज द रिएक्शन पीपल हैव टूवर्ड्स एक्सेसिव प्रेशर और अदर टाइप्स ऑफ डिमांड प्लेस्ड अपॉन देम, मतलब कहते हैं कि स्ट्रेस क्या है, ये लोगों का रिएक्शन होता है कि जो भी फॉर एग्जांपल उन पे कोई एक्सेसिव प्रेशर है या कोई और टाइप की डिमांड है जो उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर जो वो रिएक्ट करते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। ये किसने कहा था, रूबिनस्टेन ने। एंड इट अराइजेस व्हेन दे वरी दैट दे कांट कोप, और ये तभी होती है स्ट्रेस जब उनको लगता है कि हम इसके साथ डील नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर ये काम हम नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको काम सौंप दिया कोई, तो आप ना कर पाओ तो आप डर जाओगे, स्ट्रेसफुल रहोगे ना, टेंशन में। स्ट्रेस रिप्लेस अ पर्सन टू रिएक्ट टू काजिंग इवेंट या स्ट्रेसर, ठीक है, तो ये वही आ जाएगा, सॉरी स्ट्रेस रिप्लेस नहीं होगा, स्ट्रेस प्रिपेयर करता है एक पर्सन को कि आपको रिएक्ट कैसे करना है जब कोई इवेंट होता है जो कि काज करता है क्या, स्ट्रेस, जिसको हम स्ट्रेसर कहते हैं, ठीक है। देन आप आ जाएंगे काजेस या सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो जो फैक्टर यानी कारक स्ट्रेस को काज करते हैं उनको हम स्ट्रेसर बोलते हैं, ठीक है। और जैसे इसमें आ जाएंगे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर आ जाएंगे, जैसे इलनेस हो गया, फिजियोलॉजी होती है जो संरचनाएं होती है हमारे शरीर की, जैसे आपके पर्टिकुलर कोई बॉडी पार्ट्स जो है वो काम कर रहे हैं, यानी कार्य के रिलेटेड जो भी पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के, ठीक है। जैसे इलनेस हो गया, ठीक है, मतलब सही से आपका कोई बॉडी पार्ट जो है फंक्शन नहीं कर रहा। लैक ऑफ स्लीप हो गया, पुअर न्यूट्रिशन हो गया, सब्सटेंस का अब्यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है। देन आ जाएगा हमारा क्या, कॉग्निटिव या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपका एटीट्यूड, बिलीफ, आवर ओन थॉट, तो ये भी हमें कहीं ना कहीं जो है वो इन्फ्लुएंस या फिर हमें स्ट्रेस का जो है वो कारण बन सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका बैड एटीट्यूड हो गया, नेगेटिव थिंकिंग हो गया, ठीक है, आपका विश्वास, ठीक है, या अपने ही आपके थॉट,
मनोवैज्ञानिक तौर से आप ओवर थिंक कर लेते हो, ठीक है, उस चीज़ के बारे में, बट एक्चुअल में वो चीज़ होती नहीं है वैसे, या फिर सोच लेते हो कि ये इतना टफ है मैं कैसे करूँगा, लेकिन एक्चुअल में वो इतना हार्ड नहीं होता है। समझ आ रही है आपको। देन आ जाएगा सोशियो कल्चर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, यानी उसको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, बेरोजगार है, गरीब है कोई, ठीक है, फैमिली परेशानियाँ हो सकती हैं। देन पर्सनल रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम हो सकती हैं, या काम के रिलेटेड कोई वर्क ओवरलोड हो सकता है, बर्डन हो सकता है। तो ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी पर्सन को जो है वो स्ट्रेस में ला सकते हैं, ठीक है, या कारक आ जाएंगे हमारे। तो सोशो कल्चर फैक्टर्स हो गए, तो आप इनको थोड़ा एलैबोरेट कर लेना, ठीक है। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गए, जैसे हीट, कोल्ड, नॉइस, ठीक है, स्मोक, पोल्यूशन, ट्रैफिक। तो ये भी कहीं ना कहीं, जैसे आपने देखा होगा कि हम चाहते हैं, गर्मी का मौसम है, ठीक है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, ठीक है, पोल्यूशन है, धुआं ही धुआं है, तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, इरीटेटेड है ना। तो वो भी एक टाइप का क्या है कि ये भी फैक्टर जो है वो आपको स्ट्रेस की तरफ जो है वो लेके जा सकते हैं। तो ये आप थोड़े से इसके लिख दोगे, देन इनको एक्सप्लेन अपने हिसाब से कर लेना आप, आसान है, डे टू डे लाइफ के साथ रिलेटेड है आपके। देन फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस लिखा हुआ है, कहता है कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्ट्रेस को हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। एक तो हमारा हो गया क्या, एक्यूट स्ट्रेस हो गया, मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, ठीक है, यानी रिएक्शन टू इमीडिएट थ्रेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो रोड क्रॉस कर रहे थे, एकदम से गाड़ी आ गई स्पीड में, ठीक है, तो आप उस वक्त जो रिएक्शन देते हो इमीडिएट थ्रेट को, तो वो हो जाएगा हमारा, आप स्ट्रेस मतलब डर जाओगे आप, है ना, तो वो आ जाएगा हमारा एक्यूट स्ट्रेस, ठीक है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और रिएक्शन टू इमीडिएट थ्रेट, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स होता है यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है, ONSE। तो मतलब इमीडिएटली जो आपके सामने कोई सिचुएशन आ जाती है, वहाँ पे आप रिएक्शन कैसे, जैसे नॉइस हो गया, एकदम से आपके पास कोई आके चिल्ला दे, आप बैठे हुए थे, पीछे से कोई आया एकदम से, डेंजर हो गया कोई खतरा, ठीक है, क्राउडिंग और आइसोलेशन। देन आ जाएगा हमारा एपिसोडिक मतलब जैसे एपिसोड की तरह चलती है ये, ठीक है, पहले चलेगी फिर ब्रेक, फिर चलेगी फिर ब्रेक, तो मतलब शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली हैपन होती है, ठीक है। एंड देन आ जाएगा क्रोनिक, जो कि लॉन्गर पीरियड के लिए होती है। एंड जैसे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप डेली सोचते रहोगे, ठीक है, कोई बेरोजगार है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली लेकिन जॉब नहीं मिल रही, तो वो सोचता रहेगा ना, डेली उसको जो है वो फील होगा वो चीज़। देन डेथ ऑफ लव्ड वन हो जाए, या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इशू हो गया कोई, या वर्क शेड्यूल, तो डेली आपको जॉब पे जाना है, 10 घंटे काम करना है, तो ये हमारी क्या होती है, क्रोनिक, ठीक है, यानी लॉन्गर पीरियड के लिए रहती है ये। तो इन स्ट्रेस को बोलते हैं क्रोनिक। उसके बाद एपिसोडिक पढ़ा हमने, और एक्यूट जो कि शॉर्ट टाइम के। तो बहुत सरल मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लो। देन कहते हैं कि पाथ फ्लो क्या होता है स्ट्रेस का, मतलब स्ट्रेस उत्पन्न कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं कि स्ट्रेस परसीव्ड बाय हाइपोथैलेमस, जैसे आप डर गए, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है, वो परसीव करता है, फील करता है, फिर वो वहाँ से CRF जो है उसको रिलीज करता है, यानी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो है उनको रिलीज करता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, फिर वहाँ से ACTH जो है वो हमारा निकलता है, देन एड्रेनल कॉर्टेक्स के पास, फिर ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज करता है और हमारे बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर देता है, यानी स्ट्रेस अफेक्ट ऑन बॉडी पे हमें देखने को मिलता है। समझ रहे। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, लिखना होगा, अगर नहीं लिखना होगा तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैंने इसकी फुल फॉर्म नहीं बताई, चलिए, इसको बोलते हैं एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाएंगे सिम्टम्स क्या होंगे, ठीक है। बॉडी की बात करें तो हेडेक हो जाएगा आपको, मसल पेन, वीकनेस, फटीग, स्टोमक एक, ठीक है। स्लीप के रिलेटेड डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं, ठीक है। बॉडी पे ये इसके जो है वो आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं। देन आ जाएगा मूड। तो मूड की बात करें तो एंग्जाइटी हो गया, ठीक है। रेस्टलेसनेस, मतलब आप बैठ नहीं पाओगे, बेचैन रहोगे। लैक ऑफ मोटिवेशन, आपके अंदर मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आप सोचोगे बहुत कुछ लेकिन कर नहीं पाओगे। एंड फोकस नहीं कर पाओगे चीज़ों पे। इरिटेबिलिटी, ठीक है, चिड़चिड़ा फील होगा आपको। एंगर इश्यूज़ हो गए, सैडनेस हो गया, डिप्रेशन। तो ये कुछ हमें यहाँ पे सिम्टम देखने को मिलते हैं। बिहेवियर डिसऑर्डर की बात करें या बिहेवियर के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो ओवर रिएक्ट करना, ठीक है, अंडर ट्रीटिंग करना, या ओवर रिएक्टिंग होगा ना, ये ओवर अंडर ट्रीटिंग, सब्सटेंस अब्यूज़, ठीक है, ठीक है, ये ओवर ट्रीटिंग कर लो इसको, या फिर ओवर रिएक्टिंग करना या अंडर रिएक्ट करना। सब्सटेंस अब्यूज़, देखो आपने कोई देखा होगा कोई स्ट्रेस में जहाँ तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है वो यहाँ बिल्कुल कम करता है ना, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। या सब्सटेंस का अब्यूज़ शुरू कर देना, जैसे देखा होगा कोई स्ट्रेस में होता है तो वो स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल कंजप्शन बढ़ा देता है, ठीक है। एंग्री आउटब्रस्ट, तो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। सोशल विदड्रॉल, मतलब सोसाइटी के अंदर कहीं भी नहीं जाना, एक कमरे में बंद रहना। एक्सरसाइजिंग लेस ऑफन, मतलब अपनी फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत कम करना। अदर सिम्टम की बात करें तो मूड स्विंग होना, ठीक है,
अपना जो आत्मसम्मान है बिल्कुल लो फील होना, फेयर टू लूज समथिंग, ठीक है, किसी को खोने का डर, एंड नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड, ठीक है, आपका माइंड भी वैसा हो जाता है सोच सोच के, और फेलियर का डर, ठीक है, लो कॉन्फिडेंस रहता है आपका, फेथ जो है वो अपनी कैपेबिलिटी से बिल्कुल ही लूज हो जाता है आपका, स्पीच प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, आप सही से बोल नहीं पाते हो, ट्रेम्बलिंग यानी कंपाना, ठीक है, और ड्राइनेस ऑफ थ्रोट हो जाता है, ठीक है, थक जाना आसानी से, हेडेक होना, ठीक है, बटरफ्लाइज स्टोमक के अंदर, आपने देखा होगा कि जब आप कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे कि आपको स्टेज पे जाके ये बोलना है, तो आपके अंदर मतलब ऐसे घबराहट सी आ जाती है, ठीक, नेक पेन वगैरह हो गया, तो ये हमारे अदर सिम्टम्स आ जाएंगे किसके, स्ट्रेस के। देन देखो अफेक्ट क्या होंगे स्ट्रेस के, तो ये सेम ही आ जाएंगे, ठीक है, शरीर पे, माइंड पे क्या हो सकते हैं, और इमोशंस पे क्या हो सकते हैं। तो आपको सांस लेने में ऐसे लगेगा, ठीक है, तकलीफ होगी थोड़ी, हेडेक हो गया, ठीक है, फटीग हो गया, ठीक है, स्टोमक एक होगी, बॉडी पेन, रेस्टलेसनेस वही आ जाएगा, ठीक है, एंड बैठ नहीं पाओगे मतलब सही से, वरिंग हो गया, चिंता करना माइंड पे, ठीक है, इम्पेयर्ड जजमेंट, ठीक है, सही से जज भी नहीं कर पाओगे आप चीज़ों को, नेगेटिविटी, माइंड में नेगेटिव थॉट चलना, ठीक है, एंड नाइटमेयर आना, और हेस्टी डिसीजन लेना मतलब जल्दी जल्दी, ठीक है, डर में, एंड लैक ऑफ फोकस कंसंट्रेशन, सही से नहीं कर पाओगे आप, और सुसाइडल थॉट्स जो है वो मन के अंदर आना। देन इमोशन की बात करें तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपका जीरो, ठीक है, इरिटेबिलिटी फील होगी, एंगर इश्यूज हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, क्राई, एनोइंग फील करना, चिड़चिड़ा, ठीक है, एंड देन बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर के अंदर जैसे आपको नींद की कमी हो जाएगी, ठीक है, रेस्टलेसनेस वही आ जाएगा, एक्सीडेंट को प्रोन हो सकते हो आप, ठीक है, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, एग्रेशन, सोशल आइसोलेशन मतलब गुस्सा दिखाना, और सोसाइटी से बिल्कुल ही अपना यानी अलग से रहना, मतलब बिल्कुल जीरो इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, क्या हो रहा है बाहर कोई पता नहीं है। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि सबसे पहले सही से टाइम को मैनेज करो, ठीक है, मतलब अपना जो भी टाइम टेबल है उसको सेट करो प्रॉपर, ठीक है, और प्रायोरिटाइज टास्क जो है वो करो आप, ठीक है, प्रायोरिटी दो टास्क को, सेट रियलिस्टिक गोल, टाइम फॉर रिलैक्सेशन, और यानी ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम आपको रखना है कि जहाँ पे आपको रिलैक्स फील होता हो, जैसे म्यूज़िक हो गया, डांसिंग वगैरह, ठीक है, या फिर और ज़्यादा योगा वगैरह हो गया। हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो, ठीक है, बैलेंस डाइट खाओ, एंड रेगुलरली एक्सरसाइज करो, इनफ स्लीप जो है वो आपको लेनी है, कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, मतलब जो भी आपकी नीड्स हैं उनको एक्सप्रेस करो, बताओ दूसरों को, और जितना आप अकेला रहोगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस का ज़्यादा शिकार होगे, ठीक है, अपने जो भी थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, कंसर्न, चिंताएँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको ट्रस्टेड फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आपको क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। उसके बाद बाउंड्री आपको सेट करनी है, ठीक है, तो लर्न से टू नो टू एडिशनल कमिटमेंट, एस्टेब्लिश हेल्दी बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप, और हेल्दी बाउंड्री जो है आपको मेंटेन रखनी है, और जो भी एडिशनल कमिटमेंट होती हैं कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो काम बोल देते हैं आपको, तो आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, ठीक है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो लेकिन आप जो है उस काम में करने में लग जाते हो, ठीक है, आप नो नहीं बोल सकते हो किसी को, फिर आप खुद परेशान होते हो। देन आ जाएगा माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक, वही आएगा, योगा एक्सरसाइज वगैरह करो, ठीक है, मेडिटेशन वगैरह करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करो, ठीक है, ताकि आप जो है वो सही से जो भी चैलेंजेस आपके सामने आए और स्ट्रेसर जो भी हैं उनको आप उनसे प्रॉपर कोप अप कर सको, ठीक है। देन आ जाएगा सीख, आपको स्पोर्ट भी ले सकते हो, ठीक है, तो कहता है कि ज्वाइन सोशल सपोर्ट नेटवर्क, ठीक है, स्ट्रेस थेरेपी वगैरह जो है वो आपको लो, एंड कोप अप विद स्ट्रेस, ताकि आप कहीं सही से जो है वो कर पाओ। देन आ जाएगा वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, तो वही आ गया कि काम के साथ साथ आपको जो लाइफ है उसको भी बैलेंस रखना है, ठीक है, मतलब जो भी आपका काम है ना, ऐसा नहीं है कि काम में ही लगे रहे 24/7, ठीक है, तो लेज़र जो आपके फुर्सत का टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, ठीक है, या पर्सनल टाइम भी है, तो उसको सही से आपको यूज़ करना है, ठीक है, ताकि जो भी आप स्ट्रेस या ऐसी चीज़ें, देखो आप 24 घंटे काम करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रेस तो होगा ही होगा, तो मतलब जो लेज़र टाइम निकालना है, ठीक है, एंड देन अपने आप को वहाँ पे एंगेज रखना है ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जिससे आपको जॉयफुल फील होता है या चीयरफुल फील होता है। देन आ जाएगा पॉजिटिव आउटलुक, तो यही आएगा फोस्टर ऑप्टिमिज्म, ग्रेटिट्यूड अपने अंदर डेवलप करना है और हर चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए से लेना है। ऑप्टिमिज्म यही होता है ना कि जो भी फ्यूचर में चीज़ें होने वाली हैं उनको एज अ पॉजिटिव लेना, ठीक है, ऐसे सोचना कि हाँ ऐसे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव थॉट नहीं लेके आना। फिर आ जाएगा टाइम फॉर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, ये भैया आ गया, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ में जो है वो एंगेज रहो जिनमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, जिससे आपको खुशी मिलती है और रिलैक्सेशन मिलती है। देन आ जाएगा प्रोफेशनल हेल्प भी जो है वो आप ले सकते हो, ठीक है, थेरेपिस्ट वगैरह, काउंसलर वगैरह से कंसल्ट करो एंड उनसे जो है प्रॉपर काउंसलिंग गाइडेंस लो ताकि आप जो है वो अच्छे से स्ट्रेसर के साथ डील कर पाओ। तो ये इसके साथ हमारा स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है, और काजेज़ हो गए, ठीक है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं मैंने बता दिया, बिल्कुल आसान है, ठीक है, और डिप्रेशन भी कहीं ना कहीं हमारा मिलता जुलता है, ठीक है, जो इसके हमारे काजेज़ एंड प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे वो सेम रहेंगे थोड़े बहुत, ठीक है। अब डिप्रेशन आ जाएगा हमारा, ठीक है, इसका मीनिंग, काजेज़, कारक, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो मीनिंग में आप क्या लिखोगे, ठीक है,
कहता है कि इट रेफर्स टू द मूड डिसऑर्डर दैट कॉज परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, एम्प्टीनेस एंड लॉस ऑफ जॉय। मतलब कहता है कि एक मूड डिसऑर्डर है, ठीक है, जो कि जिसमें आप जो है या जिसके कारण क्या होता है कि आप परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूस थोड़ा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप जो है वो फील करते हो, जैसे सैडनेस, उदास रहते हो, ठीक है, अकेलापन फील हो गया एंड खुशी आपकी लाइफ से गायब हो चुकी होती है, ठीक है। और कहता है कि इट कैन लास्ट फॉर अ फ्यू वीक्स टू मंथ और इवन ईयर्स, मतलब हफ्तों से लेके मंथ तक या फिर सालों तक ये आपको या आप इसके शिकार हो सकते हो या रह सकता है डिप्रेशन। उसके बाद WHO की डेफिनेशन है, बहुत सरल डेफिनेशन है और ये आपको करनी है, ठीक है। यही होती है यूनिक डेफिनेशन, यही होता है क्वालिटी कंटेंट जिससे आपको मार्क्स मिलते हैं। थ्योरी आप जितनी मर्जी लिखो, गप्पे जितनी मर्जी मारो, ठीक है। तो डिप्रेशन कहता है कि डिप्रेशन क्या होता है, इन्होंने कहा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है कि डिप्रेशन इज अ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, दैट प्रेजेंट विद डिप्रेस्ड मूड, ठीक है, क्या कि जो कि रेफर करता है डिप्रेस्ड मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, मतलब खुशी आपकी लाइफ से ख़त्म है, आपका चीज़ों में इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है, गिल्ट की फीलिंग होना, ठीक है, एंड लो सेल्फ वर्थ, मतलब अपनी जो कीमत है या कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल जीरो, एंड डिस्टर्ब स्लीप और एपिटाइट, यानी भूख नहीं लगना, ठीक है, स्लीप आप सही से सो नहीं पा रहे हो, लो एनर्जी एंड पुअर कंसंट्रेशन, तो उसको हम बोलेंगे क्या, डिप्रेशन। किसने कहा था, WHO ने। मतलब ना आप सही से सो पा रहे हो, ना आपको सही से भूख लग रही, ठीक है, आपके अंदर ऐसा फील हो रहा है एकदम टायर्डनेस, ठीक है, बिल्कुल लो एनर्जी, और आप सही से चीज़ों पे जो है वो ध्यान केंद्र जो है वो केंद्रित नहीं कर पा रहे हो, यानी लो कंसंट्रेशन या पुअर कंसंट्रेशन। फिर कहता है कि बिना ट्रीटमेंट के डिप्रेशन जो है वो और ज़्यादा घटिया या घातक हो सकता है, ठीक है, और लास्ट लॉन्गर हो सकता है, यानी ज़्यादा देर तक आपको परेशान कर सकता है, ठीक है, और जिससे क्या हो सकता है कि आप खुद को मारने का या खुद को नुकसान पहुंचाने का सोच सकते हो, इवन कि सुसाइड से मरने का भी सोच सकते हो। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई है ऐसा बच्चा, ठीक है, तो प्रॉपर काउंसलिंग गाइडेंस जो है वो उनसे कंटेक्ट करो, ठीक है, और काउंसलिंग लो, कुछ नहीं होता, ठीक है, सब ठीक हो जाता है। देन आ जाएगा टाइप्स ऑफ डिप्रेशन की बात करें, करना होगा तो कर लेना, ठीक है। क्लिनिकल डिप्रेशन होता है सबसे घातक वाला, ठीक है, यानी मेजर डिप्रेसिव सिंड्रोम या डिसऑर्डर बोल लो। इसमें आपको बिल्कुल फील सैड होगा, लो बर्थलेस, मतलब अपनी कोई कीमत ही नहीं फील होगी आपको, एंड डे से लेके कुछ हफ्तों तक हो सकता है हमारा ये, ठीक है। स्लीप आपकी बिल्कुल गायब रहेगी, ठीक है, इंटरेस्ट आपका एक्टिविटीज़ में बिल्कुल नहीं रहेगा, एंड सेवर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, सबसे जो खतरनाक फॉर्म होती है ये यही होती है, ठीक है। देन आ जाएगा परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको हम PDD कहते हैं, ठीक है। परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूस रहेगा ये ज़्यादा पीरियड के लिए, जैसे ये था डे से लेके फ्यू वीक तक, लेकिन ये घातक था। लेकिन ये जो है वो माइल्ड होता है, थोड़ा मॉडरेट डिप्रेशन होता है, और एटलीस्ट इसका टाइम जो है वो 2 ईयर्स तक, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसके सिम्टम थोड़े जो है वो कम होते हैं, ठीक है, याद रखना, यानी क्लिनिकल डिसऑर्डर से। देन आ जाएगा डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है, जिसको हम DMDD कहते हैं, ठीक है। ये क्रोनिक होता है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा थोड़ा, एंड इंटेंस इरिटेबिलिटी आपको फील होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंट गुस्सा आएगा आपको, ठीक है, एंड ये 10 साल की उम्र से जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, यानी आपके मूड स्विंग ऐसे लगा लो, वो वाला डिप्रेशन जो है। देन आ जाएगा प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, जिसको हम PMDD कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड या मेंस्ट्रुएशन होने से पहले जो डिसऑर्डर होता है, या बोल सकते हो आपको डिप्रेशन होता है, ठीक है, आपको एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी फील होती है, ठीक है, एंड और ये कुछ दिनों के लिए होता है, ठीक है। देन आ जाएगा डिप्रेशन ड्यू टू अदर फैक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल कंडीशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी जो थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन है वो बिल्कुल कम हो रही है, ठीक है, तो जिससे क्या हो सकता है कि आप चिंता में रहोगे। हार्ट डिजीज़ हो सकता है, तो किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर है किसी को, तो वो तो सोचता ही रहेगा ना कि मैं मरने वाला हूँ, तो वो भी डिप्रेशन में रहेगा। एंड मेनिंजाइटिस है अगर किसी को, ठीक है, यानी ब्रेन के अंदर कोई डिसऑर्डर है। तो अब अदर फॉर्म्स ऑफ डिप्रेशन क्या रहेंगी हमारी, ठीक है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है एक, जिसको हम सीजनल डिप्रेशन भी कहते हैं। तो कहता है कि जैसे विंटर आता है, ठीक है, तो जब जाता है तो तब जो है वो आपको डिप्रेशन आ जाता है, लेकिन जैसे ही जो है वो समर और स्प्रिंग आएंगे वहाँ पे ये डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, यानी सीजन के हिसाब से। देन आ जाएगा हमारा क्या, प्री नेटल डिप्रेशन हो सकता है, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन हो सकता है। प्री नेटल मतलब जैसे कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो वो फील करती है स्ट्रेस एंड देन एनजाइटी, ठीक है, एनेक्सिटी एंड देन डिप्रेशन, उसको बोलते हैं हम प्री नेटल डिप्रेशन। और आफ्टर बर्थ, यानी बेबी को, बच्चे को जन्म देने के बाद जो डिप्रेशन फील होता है
और देन आ जाएगा हमारा अटिपिकल डिप्रेशन, ठीक है। अटिपिकल मतलब ये ऐसा होता है, डिपेंड करता है कि आपको सिचुएशन कैसी है। अगर सिचुएशन पॉजिटिव होगी तो आपका मूड जो है वो इम्प्रूव रहेगा, लेकिन अगर सिचुएशन नेगेटिव रहेगी तो आप बिल्कुल जो है वो यहाँ पे डिप्रेस्ड रहोगे। देन सिम्टम क्या आ जाएंगे, तो जो ही वही आ जाएंगे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। लो एनर्जी, टायर्डनेस फील होगी आपको, ठीक है, बिल्कुल थका हुआ, और बहुत ज़्यादा सैड फील करोगे, होपलेस, ठीक है। एंड सेल्फ हार्म करने का सोचोगे आप, सुसाइड करने का सोचोगे। इरिटेबिलिटी आपको यानी चिड़चिड़ापन हो गया, ठीक है। और जो आपका ईटिंग बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है। सो नहीं पाओगे सही से, ठीक है। और जो आपकी हॉबीज़ हैं या एक्टिविटीज़ हैं उनमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे या प्रॉपर डिसीजन जो है वो आप नहीं ले पाओगे। तो ये कुछ सिम्टम आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सोने में ट्रबल हो जाएगी, या तो बिल्कुल ही आप सो नहीं पाओगे, इंसोमनिया हो जाएगा, नींद की कमी, या तो बहुत ज़्यादा सोओगे आप, जिसको हम बोलते हैं हाइपरसोमनिया। देन आएगा नॉट इन्जॉइंग इवेंट या थिंग्स, मतलब बिल्कुल ही खुशी आपकी ज़िंदगी से गायब हो चुकी है। तो ये हमारे सिम्टम आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आ जाएंगे काजेस, कारक क्या क्या है इसके, ठीक है। तो कहता है कि कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है, जो कि सिग्नल सेंड करते हैं, ठीक है, ब्रेन को, जैसे सेरोटोनिन हो गया एंड डोपामाइन हो गया। तो अगर इनका भी जो इम्बैलेंस हो जाता है अगर, तो इससे भी आपका डिप्रेशन जो है वो बढ़ सकता है। जेनेटिक फैक्टर होते हैं कुछ, कहा जाता है कि अगर पेरेंट्स आपके डिप्रेशन में हैं तो आपके भी चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं कि आपको भी डिप्रेशन हो सकता है। ये प्रोजीनी मतलब जो आपके बच्चे होंगे, ठीक है, ये GENY। देन म्यूटेशन अगर हो जाती है कोई जेनेटिक मेकअप के अंदर, तब भी आप जो है वो, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है कोई, तो तब भी आपको जो है वो डिप्रेशन हो सकता है। देन आ जाएगा हमारा, अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, घटना हो जाती है आपकी लाइफ में जो बिल्कुल स्ट्रेसफुल है, जैसे आपके लव्ड वन की डेथ होगी, ठीक है, ट्रॉमा हो गया कोई, ठीक है, डाइवोर्स हो गया, ठीक है, आपको कोई निगलेक्ट कर रहा है, ठीक है, रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। आइसोलेशन मतलब आप बिल्कुल अकेले में रह रहे हो, ठीक है, कोई आपका सुनने वाला नहीं है। लैक ऑफ सपोर्ट, जैसे फैमिली इश्यूज हो गए, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, डिप्रेशन में ला सकते हैं। तो ये काजेज आ जाएंगे, बहुत आसान लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, ठीक है। देन आ जाएगा मेडिकल कंडीशन हो सकती है कोई, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, बाइपोलर डिसऑर्डर। माल एडजस्टमेंट मतलब आप हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर। देन हार्ट डिजीज़, तो ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी पर्सन को जो है वो ट्रिगर कर सकते हैं। ये किसी फैक्टर नहीं बोलेंगे, ये सारे फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डिप्रेशन को, ठीक है, या डिप्रेशन लाने के लिए। देन अगर सब्सटेंस का यूज़ करता है अगर कोई, जैसे अल्कोहल, ड्रग्स, निकोटीन, तो वो भी डिप्रेशन में जा सकता है। पहले क्या करता था, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रग का यूज़ करता था, अब क्या करा, उसने छोड़ दिया, ठीक है। तो छोड़ते समय उसकी जो हालत होती है, ठीक है, आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर। हार्मोनल चेंजेस अगर आते हैं तो उससे भी, जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय, ठीक है, पोस्टमार्टम हो गया यानी बर्थ देने के बाद, मेनोपॉज के टाइम, एंड थायराइड इश्यूज़, ठीक है। तो इनके अंदर अगर कोई चेंजेस आती हैं, ठीक है, आपको पता है प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है वो पर्सन जो है वो डिप्रेशन के अंदर जाता है, ठीक है। देन सोशल आइसोलेशन हो जाएगा, ठीक है, यानी सोशल सपोर्ट नहीं मिल रही आपको, लोग जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, या आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप अकेले जो है वो हो, तब भी जो है वो आप डिप्रेशन में जा सकते हो। देन आएगा क्रोनिक स्ट्रेस, ठीक है, यानी जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो स्ट्रेस रहती है, जैसे कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेस में रहे, उसके बाद डिप्रेशन में चले गए, ठीक है, वर्क का प्रेशर हो सकता है। तो ये भी फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डिप्रेशन। देन आ जाएगा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज, मतलब खाना आप सही से नहीं खा रहे हो, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गए, विटामिन B12 हो गया, एंड D और फोलेट। तो अगर ये भी डेफिशिएंसी है, मतलब आप प्रॉपर से डाइट नहीं ले रहे हो, तब भी आप जो है वो, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो नहीं होगी, तो स्ट्रेस में रहोगे, स्ट्रेस के बाद आप डिप्रेशन में चले जाओगे। देन कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जिनके साइड इफेक्ट के कारण आप जो है डिप्रेशन में जा सकते हो। इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गए, जैसे पॉवर्टी, गरीबी, वायलेंस हो गया, फैमिली इशूज़ होंगे, अनस्टेबल लिविंग सिचुएशंस हैं, तो ये भी फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रेस। देन आ जाएंगे डिप्रेशन। एजिंग हो गया, ठीक है, एज के साथ साथ जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, ठीक है, जैसे बॉयज़ लाइफ, गर्ल्स लाइफ, जैसे जैसे एज बढ़ती है, जॉब की टेंशन है ना, तो वो भी डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा जाते हैं, आपने देखा होगा टीनेजर्स। उसके बाद लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गया, ठीक है, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, तो वो प्रॉपर यानी सही तरीके से उसके जो अलग अलग डोमेन्स हैं या अलग अलग जो हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, ठीक है, यानी मेंटल हेल्थ उसकी बेकार रहेगी, फिजिकल रूप से वो सही नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं डिप्रेशन की तरफ। उसके बाद देखो यहाँ पे कल्चरल एंड सोसाइटल फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस होती हैं कुछ, ठीक है, कि अपने समाज के अंदर या अपनी संस्कृति के अंदर,
तो ये फैक्टर्स भी जो है जो किसी को डिप्रेशन के अंदर ला सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो आप लिख सकते हो इसके अंदर, या काजेज जो कारक होते हैं, ठीक है, डिप्रेशन के। देन प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो उल्टा कर दो, ठीक है, साइकोथेरेपी प्रोवाइड करो, ठीक है, मनोवैज्ञानिक थेरेपी जो होती है, टॉक करो पेशेंट के साथ और उनको कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो प्रोवाइड करो, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम समझो, ठीक है, और उनको हेल्प करो कोप अप करने में, काउंसलिंग प्रोवाइड करो उनको, मेडिकेशन दो, ठीक है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, ठीक है, कुछ सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करो, ठीक है, मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद फैमिली फ्रेंड्स के साथ अच्छे से रिलेशन जो है बॉन्ड बना के रखो, ताकि आप अपने जो भी इमोशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको अच्छे से बता पाओ, एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट आपको उनको करनी है। तो ये कुछ तरीके आ जाएंगे प्रिवेंट के। देन स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, योगा मेडिटेशन हो गया, गेम्स वगैरह खेलो। उसके बाद देखो यहाँ पे हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो आपको मेंटेन रखना है, ठीक है, बैलेंस डाइट मेंटेन रखो, एक्सरसाइज करो रेगुलर, एडिक्वेट जो है वो आपको सोना है, एंड पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना है, व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी जैसे आपने प्रॉपर नहाना है, फ्रेश जो है वो खाना खाओ, ठीक है, कपड़े जो है साफ़ सुथरे पहनो, ठीक है। देन मेंटल हेल्थ एजुकेशन भी जो है वो ज़रूरी है, कि अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग डिप्रेशन को समझना, ठीक है, और अर्ली साइन एंड सिम्टम जो है वो उनको रिकॉग्नाइज करना, और जितना जल्दी आप कर लोगे, ताकि बोलते हैं ना कि एंड तक जाने से पहले अगर हम चीज़ को यहीं पे रोक दें तो वो अच्छा रहता है, ठीक है। देन होता है रूटीन मेडिकल चेकअप करवाओ अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ का, ठीक है, ताकि उससे पता चल जाए कि आप जो है वो एकदम ठीक हो कि नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, इंगेज ऐसी एक्टिविटीज़ में जो है वो शामिल रहो, ठीक है, ये प्रैक्टिसेस करो जो कि पॉजिटिव आउटलुक या पॉजिटिव थिंकिंग को प्रमोट करते हो, ठीक है। हॉबीज़ के अंदर अपने जो है जो भी आपके इंटरेस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे आप इंगेज रहो, और जॉयफुल एक्टिविटीज़ के अंदर आपको इंगेज रहना है, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोफेशनल सपोर्ट भी जो है वो आपको दे सकते हो, जिससे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइडेंस फ्रॉम प्रोफेशनल्स एंड काउंसलिंग जो है वो आप ले सकते हो, ठीक है, काउंसलर से, जिससे कि आप जो है वो डिप्रेशन से डील कर सकते हो। देन आ जाएगा वर्क लाइफ बैलेंस, ये भैया आ जाएगा कि आपको हेल्दी बैलेंस रखना है, ठीक है, वर्क लेजर एंड रेस्ट टू अवॉइड बर्नआउट, ठीक है। जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तभी हमारा डिप्रेशन या ऐसी सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको बैलेंस रखना है कि मेरे को कब काम करना है और कब मेरे को बाकी एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है। देन आ जाएगा अवॉइड सब्सटेंस का यूज़ कम करना है आपको, ठीक है, या करना ही नहीं है, जैसे अल्कोहल हो गया, ड्रग्स, निकोटीन कंजप्शन आपको नहीं करना है। देन आएगा क्रिएटिव थेरेपीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रखो उनको, जैसे आर्ट हो गया, म्यूजिक, डांस, अदर क्रिएटिव थेरेपीज़ के अंदर उनको आपको इन्वॉल्व रखना है, जिससे क्या होगा कि वो एकदम जॉयफुल फील हो उनको। तो ये आ जाएंगे हमारे किसके रिलेटेड, सेकंड पार्ट, दैट इज़ अ डिप्रेशन। बहुत यहाँ पे मैंने सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो चीज़ें तैयार करी हुई हैं, ठीक है, और आशा करता हूँ कि सबको आपने एक बार देख लिया होगा। बाकी मैं बताना भूल गया, इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को तो मिल ही गई है वैसे बाकी यूनिट्स, तो ये भी आपको मिल जाएगी। और जो इसका एक लास्ट टॉपिक बचेगा हमारा 4.1, वो मैं आपको 3 मार्क्स के हिसाब से करवा दूंगा शाम तक। अब देखो यहाँ पे ओबेसिटी हो गया, ठीक है, जिसको मोटापा कहते हैं, इसका अर्थ काजेस प्रिवेंशन, बहुत आसान है ये भी, ठीक है। तो मीनिंग यानी अर्थ बताना है आपको, ठीक है। तो ओबेसिटी की बात करें तो एक मेडिकल कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट जो है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और इस एक्सटेंट तक इकट्ठा हो जाता है कि वो आपकी हेल्थ के ऊपर जो है उसके नेगेटिव, ठीक है, नकारात्मक जो है वो प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, एक्सपेक्टेंसी यानी जीने की जो आपकी क्या है आशाएं हैं वो कम हो सकती है, एंड जिससे क्या होता है कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, या हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ओबेसिटी, ठीक है। एंड ये ड्राइव हुआ है वर्ड कहाँ से, लेटिन से, ठीक है, ओबिसस से, ठीक है, जिसका मतलब होता है फैट। अब कहा जाता है यहाँ पे कि इंडिविजुअल विद BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, तो BMI का ये देख लेना, अगर देखना होगा तो, नहीं देखना होगा कोई बात नहीं। अब BMI जिसका जो है वो 30 से अबव होगा तो हम बोल सकेंगे कि वो क्या है, ओबेसिटी के शिकार हो चुका है, ठीक है। ओबेसिटी जो है वो इंक्रीज द रिस्क ऑफ अदर डिजीज़, यानी जिसके अंदर बॉडी के अंदर फैट बहुत ज़्यादा अकमुलेट हो गया होगा ना, तो उसके चांसेस, बाकी बीमारियों के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया, यानी शुगर लेवल जो है ब्लड के अंदर बढ़ जाना, ठीक है, एंड हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ठीक है, और सर्टन कैंसर भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे टिश्यू कैंसर वगैरह, ठीक है। देन WHO ने डेफिनेशन दी थी कि ओबेसिटी रेफर टू एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट अकमुलेशन, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैट जो है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और जिससे क्या होते हैं कि आपकी हेल्थ के ऊपर जो है वो रिस्क बढ़ जाते हैं, ठीक है, या उनको जो है वो खतरे जो है वो हेल्थ को, स्वास्थ्य संबंधित खतरे जो है वो पैदा हो जाते हैं। एंड बॉडी मास इंडेक्स जो है जिसका ओवर 25 होता है उसको हम बोल सकते हैं ओवरवेट, और ओवर 30 अगर BMI हो जाएगा तो बोल देंगे कि वो किसका शिकार है, ओबेसिटी का, ठीक है।
ओवरवेट और ओबिसिटी में यही फ़र्क होता है कि यहाँ पे फैट की बात होती है, यहाँ पे हर एक मसल की जो है वो बात होती है, या हर एक जो भी हमारे पार्ट होते हैं उनकी बात होती है। देन आ जाएगा सिम्टम्स क्या होंगे। देखो बहुत ज़्यादा फैट हो जाएगा आपकी बॉडी में, BMI बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं कर पाओगे सही से। देखो आपने देखोगे जो बहुत ज़्यादा फैटी होता है तो वो फिजिकल एक्टिविटी सही से नहीं कर पाता है। सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको पसीना आएगा, ठीक है। आपको रात को खराटे मारोगे, सो नहीं पाओगे सही से, ठीक है। डिस्टर्ब होगी आपकी नींद, तो उसको बोलते हैं स्लीप अपनिया, ठीक है। जॉइंट एंड बैक पेन होगी आपको, फटीग थकावट होगी, ठीक है। स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ रिस्क हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, यानी स्ट्रेस, डिप्रेशन और इम्पेयर्ड मोबिलिटी, मतलब आप सही से चल भी नहीं पाओगे। तो ये क्या आ जाएंगे हमारे सिम्टम्स, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएंगे काजेस, कारक क्या होते हैं, ठीक है। यानी ओबिसिटी जो है वो कैसे आ सकती है, क्या क्या काजेज है या क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओबिसिटी के लिए। तो कहते हैं कि पुअर डाइट, मतलब आप खाना सही से नहीं खा रहे हो, ठीक है। हाई कैलोरी वाले फूड जो है वो आप एनर्जी वाले यानी ऊर्जा वाले जो फूड है वो खा रहे हो, ठीक है। लो न्यूट्रिएंट फूड खा रहे हो, न्यूट्रिएंट बिल्कुल कम है उनमें लेकिन कैलोरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फास्ट फूड खा रहे हो आप, शुगरी ड्रिंक्स हो गए जैसे स्नैक्स वगैरह खा रहे हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, फैटी फूड होंगे ना, तो अकमुलेशन हो जाएगी फैट की, ठीक है। तो आपकी ओबिसिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप उसके शिकार हो जाएंगे। देन लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। आप बिल्कुल ही जो शारीरिक गतिविधियाँ वो नहीं करते हो, ठीक है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल आपका, मतलब जैसे ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आके सो जाना है, ठीक है। ऑफिस में भी बैठे रहना है, तो सीडेंट्री क्या होता है, एक जगह पे रहना, ठीक है। मिनिमल फिजिकल एक्सरसाइज करना और डीमोटिवेशन, जैसे कुछ होते हैं ना जिनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है कि हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, बस खाते जाते हैं सिर्फ। उसके बाद आ जाएगा जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे कुछ जेनेटिक अगर डिसऑर्डर हो जाता है तो फिर हमारा जो प्रॉपर हंगर एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर का जो रेगुलेशन है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जिससे क्या हो जाएगा कि ये भी ओबिसिटी को जो है वो बढ़ावा दे सकते हैं। देन मेटाबॉलिक फैक्टर हो सकते हैं कि आपका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं जिससे ब्रेक डाउन होता है, चीज़ें नई नई बनती हैं, ठीक है। तो वेरिएशन इन मेटाबॉलिक जो हमारा रेट है एंड लो बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो इससे भी आपकी जो ओबिसिटी है वो बढ़ सकती है। देन उसके बाद आ जाएगा हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं कुछ, जैसे स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया। तो कुछ क्या होता है कि स्ट्रेस के टाइम या डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा खाते हैं या तो बिल्कुल कम खाते हैं। ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा सोएंगे तो ओबिसिटी तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, यानी थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशन है, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड, तो उसकी सिक्रीशन कम हो रही है, ठीक है। देन आ जाएगा मेडिकेशन, कुछ दवाइयाँ मेडिसिन होती हैं, ठीक है, जो कि ओबिसिटी काज कर सकती हैं, ठीक है, इनके साइड इफेक्ट्स होने के कारण। तो आपने देखो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो दवाइयाँ खा लेते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। देन आ जाएगा स्लीप डेप्रीवेशन, जैसे कुछ लोग जो है वो सो नहीं पाते सही से, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और जो आपका हंगर एंड एपेटाइट है उसका रेगुलेट नहीं हो पाता सही से, जिसके कारण ओबिसिटी आपको हो सकती है। दैन इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो वही आ जाएगा कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब एक जगह बैठे रहना है ऑफिस में ही पूरे 10 घंटे, फिर घर में जाके आपको सो जाना है। ऑफिस वर्क हो गया, जैसे लिमिटेड फ्रेश फूड एंड पार्क्स आपके पास नहीं है कि जिसमें आप जो है वो एक्सरसाइज वगैरह कर सको, या फूड भी जो है वो अवेलेबल नहीं है फ्रेश, ठीक है। तो वही फास्ट फूड है उसको खा लिया क्योंकि भूख तो लगती है सबको। एज आ जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो हमारा, या मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है वो स्लो हो जाता है जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वेट गेन होता है और बाद में ओबिसिटी जो है वो हो जाती है, मोटापा। देन आ जाएगा प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम आपको पता है रेस्ट करनी होती है तो मूवमेंट्स कम हो जाती हैं। हेल्दी फूड बहुत ज़्यादा आपको खाना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है, और जिससे कि मोटापे के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग करते समय क्या होता है, देखो बहुत सारी कंपनीज जो है वो बोलती हैं कि ये पियो, ठीक है। तो वहाँ पे शुगरी बीवरेजेस हो गए, ठीक है। अनहेल्दी फूड हो गया, जोमेटो से आज ही मंगवाएं, तो बच्चे जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो वो मंगवाते हैं जिससे क्या होता है, खाते हैं फिर मोटे हो जाते हैं। अल्कोहल का कंजप्शन करना बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हाई कैलोरीफिक एक क्या होती है हमारी ये फूड है, ठीक है। एंड लैक ऑफ, ये बीवरेज है, ठीक है, ड्रिंक है। लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस, तो नॉलेज नहीं है आपको, ठीक है, प्रॉपर, या फिर अवेयरनेस नहीं है कि हमें क्यों ज़रूरी रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, ठीक है। तो फिर भी आप जो है वो खाते रहोगे अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, अवेयरनेस नहीं है। उसके बाद आ जाएगा प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हेल्दी फूड या डाइट आपको मेंटेन रखनी है, वही आएगा बैलेंस डाइट खाओ, फ्रूट खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, ठीक है। और ऐसे फूड्स आपको अवॉइड करने हैं जो फैटी रिच हैं, और लिमिट करनी है, लिमिटेड इनटेक करना है आपको शुगरी ड्रिंक्स या फास्ट फूड का, ठीक है।
उसके बाद देखो यहाँ पे कहता है सेकंड, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करो, ठीक है, शारीरिक गतिविधियाँ करो आपको, ठीक है, वॉकिंग करो, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग करो, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका स्वेटिंग होगा, यानी कैलोरी जो है वो उसका एक्सपेंडिचर होगा, तो आप जो है वो एकदम फिट रहोगे, यानी ओबेसिटी के चांसेस कम हो जाएंगे। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आपको मेंटेन करनी है, ठीक है, धीरे से खाना है, प्रॉपर च्यू करो, चबाओ फूड को, एंड खाना नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। फिर आपको स्टे हाइड्रेटेड रहना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ठीक है, और शुगरी जो बिवरेजेस हैं हमारी, ठीक है, ड्रिंक्स वगैरह, उनको आपको नहीं पीना है। स्लीप हाइजीन आपको मेंटेन रखना है, ठीक है, यानी ज़्यादा आपको सोना है 7 से 9 घंटे, ठीक है, पर नाइट। उसके बाद स्ट्रेस को आपको मैनेज करना है, ठीक है, जैसे योगा, मेडिटेशन वगैरह या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है आपको करनी है। उसके बाद लिमिट करो अल्कोहल यूज़, मतलब अल्कोहल का कंजप्शन आपको नहीं करना है, क्योंकि ये एक हाई कैलोरीज जो है वो ड्रिंक है हमारी। देन आ जाएगा एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करो, ठीक है, अबाउट हेल्दी चॉइसेस एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव, मतलब हर एक बंदे को जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आओ, ठीक है, जैसे कम्युनिटी के अंदर होते हैं। देन स्पोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो, ठीक है, और जिससे क्या होगा, हेल्दी बिहेवियर जो है वो प्रमोट हो बच्चों के अंदर या इंडिविजुअल्स के अंदर। एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़ावा दो, और हर बच्चे को या हर इंडिविजुअल को असेस दो, और हेल्दी फूड जो है उनको प्रोवाइड करो। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसे कि डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाएगा डाइटरी चेंज, मतलब जैसे डाइटिंग वगैरह करो, ठीक है, और पर्सनलाइज्ड प्लान भी होते हैं डाइट के, कि जैसे कोई मोटा है तो वो प्रोफेशनल से जाके मिले, ठीक है, तो वो उसको डाइट प्लान भी बताते हैं कि आपको ये खाना है, ठीक है। देन आ जाएगा हमारा मेडिकल सुपरविजन एंड गाइडेंस भी आप जो है वो ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे आ जाएंगे इसके प्रिवेंशन के तरीके। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा टॉपिक, ठीक है, और एक बार सुन लो इसको, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए नोट्स वगैरह अभी टाइम नहीं होगा आपके पास बनाने का, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम पे आ जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे मैं इसको दे दूँगा, तो वहाँ पे ग्रुप में मैसेज करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने वैसे मैसेज करा भी है, तो मैंने उनको दे भी दी हैं पीडीएफ्स। सो जल्दी हम दूसरा टॉपिक जो एक बचा हुआ है लास्ट, वो कंप्लीट करेंगे और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से देख लो, ठीक है, डायमेंशंस एंड डिटर्मिनेंट्स अच्छे से कर लेना, ठीक है, और ये वाला टॉपिक भी अच्छे से कर लेना। उसके बाद जो इम्पार्टिंग जो मेथड होते हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वो अच्छे से कर लेना। देन फर्स्ट यूनिट से जो अब फर्स्ट टॉपिक है वो भी अच्छे से करना है, पर्सनल हाइजीन क्या होता है, बाकी बैलेंस डाइट, कम्युनिकेबल डिजीज़, ये तो आप आसानी से कर ही लोगे, ठीक है। और लास्ट यूनिट से बच्चे बोल रहे हैं कि हमें 4.1 दे दो। देखो 4.2 4.3 जो टॉपिक है कि रोल ऑफ टीचर, आई थिंक वही है कि डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, तो वो अच्छे से कर लो, वो आएगा डेफिनेटली 12 के अंदर। और 4.2 तो मैंने कर ही दिया अपलोड, तो वो भी आप देख लो। 4.1 मैं आपको 3 मार्क्स के लिए करवा दूंगा शाम तक। सो बाय बाय, ठीक है, एंड हैव अ गुड डे, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके जाइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है अगर आपको अच्छा लगा हो। सो हैव अ गुड डे।